एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। झूठ झूठ मत बोलना चाहिए, मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए, मैं झूठ बोलता हूँ। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो तो बंटवारे के खिलाफ थे, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे, हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी। 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने, अरे बात अरे भैया ऐसा मत बोलो, अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग देखिए मैं इस बहस के अंदर क्योंकि मुझे पार्लियामेंट जाना, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट झूठ पर इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। किसी भी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी का हमेशा डंका बजता आया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के इमरान मसूद ने ये सोचा कि वो सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट कर सकते हैं, खास तौर से तब जब उन्होंने कांग्रेसियों की वो आदत नहीं अपनाई कि हर बात पर टॉपिक बदल देने की। वो हमेशा कट टू कट टॉपिक पर ही रहे और उसी टॉपिक पर बहस होती रही। प्रयास उन्होंने किया, मगर सुधांशु जी के सामने टिक पाना इमरान मसूद के लिए वैसे ही है जैसे आंधी में किसी चींटी का खड़ा हो पाना। तो और समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। ये गजब का एक्ट बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो स्टेटस डिफाइंड। 15 अगस्त 47 को कितने थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो डेफिनेशन। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू ह्यूमिलिटी, मैं बड़े शांति से कहना चाहूंगा, इस्लाम में तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रेयर का कॉन्सेप्ट है। और हिंदी में भी जो इसका अनुवाद है वह है उपासना स्थल विधेयक। उपासना शब्द शुद्ध संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता निकट, आसन का मतलब होता आसन लगाना जहां देवता की आराधना करनी हो। तो इस्लाम में ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ना प्लेस का कॉन्सेप्ट है। यह सेकुलर तोहफा इस देश को दिया गया कि अगर हिंदू समाज को लगे कि आपका धर्म स्थल भी, जिसके सबूत अवेलेबल हैं, जानवापी पे फतवाए आलमगीरी का में पूरे एक तो होता है कि किसी ने किताब में लिखा है, होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे आज राजाज्ञा निकलती है ना, बाई दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, वो औरंगजेब के जमाने के फतवे हैं। उसके बाद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ओके। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह हक दिया गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत कि अगर तुम क्लेम कर दो कि जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला भी कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस देश में झूठ बोला जा रहा है, उसका कोई मतलब कोई मैं उसका तोड़ ही नहीं समझ सकता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी जमीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ी हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली पार्लियामेंट वक्फ हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालिकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि वो अदालत नहीं जा सकते। अरे भाई 12,500 मुकदमे वक्फ की अदालतों में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत नहीं जा सकते। वक्फ की अदालत, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में देखिए वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। आप ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आता है तो आप जाइए हाईकोर्ट में अंदर। ये कैसे मुमकिन होगा कि वक्फ बोर्ड को इतनी वो इतने कह दिया कि साहब ये वक्फ है और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत के अंदर नहीं जाएगा। कितना झूठ आप बोलोगे, ये समझ से बाहर है। इतना मत बोलिए, लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट में साफ लिखा है कि अगर वक्फ को ये लगेगा कि ये जमीन हमारी है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है पोजीशन लेने के लिए। मैं चैलेंज करके कहता हूं, गवर्नमेंट के बाहर की कोई संस्था बताइए जिसको सीधे डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। ये लीगली पावर दी गई। और दूसरी बात, ये जिस जमाने के अरकाट के नवाब मुगलों के जमाने की बात करते हैं, उस समय तो हिंदुस्तान में जरिया चलता था, उस समय हिंदुस्तान में जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, उस गवर्नमेंट के फरमान को मानते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर मुगल बादशाह ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी होता है जो कई हजार काफिरों को मारकर गाजी की उपाधि ली जाती है। काफिर मतलब हिंदू ही थे, इंक्लूडिंग अकबर। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने लिखा, मैंने 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। आईने अकबरी में भी लिखा है। आप सीनियर हैं, आप सारी बातें जो आपने गाजी और इसकी सारी डेफिनेशन दी, खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि गाजी की उपाधि उसे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है। आप इंसान के मारने की बात कर रहे हैं, ये झूठ फैलाना बंद करिए साहब। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अतीत की बातें छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई हम छोटे हैं आप बड़े हो, आप बड़े बन करके हमारे सर के ऊपर शफकत का अपना हाथ तो रख करके देखो कि हम मोहब्बत के साथ आपके साथ कैसे रहेंगे। देखिए, झूठ शब्द का प्रयोग ऐसे झूठ तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सोर्स कोट किया है,
फतेहनामा चित्तौड़ 1576 अकबर ने कहा है 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर मैंने गाजी की उपाधि ली है। और सुनिए, मैंने फतवा आलमगीरी को कोट किया है। और सुनिए, बाबर ने 1526 में जीता है इब्राहिम लोदी को, मगर गाजी की उपाधि नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की फौज को कत्ल करने के बाद गाजी की उपाधि। इतना झूठ बोल के मत बनिए, मैंने सोर्सेस कोट किए हैं, सिर्फ काफिरों को मारकर ही गाजी की उपाधि ली जाती थी। झूठ मत बोला करिए। सुधांशु जी 24 में आ जाए, 2024 में 24 में तो बात कर रहे हैं। 24 में बात यह है कि संभल की जिसको आप मस्जिद कहते हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब बताइए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। इनकी सरकारों ने उसको रिलीजियस कैरेक्टर में तब्दील कर दिया। 1947 में संभल का कैरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में गवर्न ही नहीं होता है, प्योरली लीगल बात है। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया, और वो मस्जिद है उससे 300 साल पुरानी। वो मस्जिद बनाई गई थी नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगा कि हम उसमें कितने वक्त की नमाज पढ़ें और कहां वजू करें और कहां पानी पिएं और कहां क्या करें। ये काम एएसआई तय करेगा। ये तो सबसे पहला जवाब तो मेरा आपके जो आपने कहा उसके लिए। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को उसका प्रोटेक्टर बनाया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, जो आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा। और असली सर असली भाईचारा आ जाएगा। हम इस हिंदू मुसलमान की नफरत को मिटा करके हमारा साझा संस्कृति, साझा विरासत जो थी, हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि देश के अंदर नफरत बोना बंद कीजिए, देश के अंदर नफरत मत बोइए। देश के अंदर आप बुनियादी मुद्दों पे, आप सरकार के अंदर है, आपके सरकार में रहते हुए कैसे खतरे के अंदर आ जाएगा धर्म, वही समझ में नहीं आता। आप सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर रहते हुए, आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए। 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, हमें आपका प्यार चाहिए। सरदार पटेल ने सबसे तल्ख लहजे में जवाब दिया था, ये छोटे भाई बड़े भाई की बात अब मत करिए, आपको जो लेना था आपने ले लिया। और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूं, 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल ने बोला है। और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया था, भारत के मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादातर में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, ढाका पेशावर या वहां से चुन के नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अब आगे बोला है, सुनिए, सरदार पटेल ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये मत कहो कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं। पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साहबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में, भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, AK फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। झूठ मत बोलना चाहिए, मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए, मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे दिखाई पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में। झूठ। अब मैं बताता हूं इनका मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात है। इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे, बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी, बंटवारे के खिलाफ थे। ए भाई, 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी।
गजब का झूठ लोगों बोलते ने हैं सर आप। अरे बात गजब बार बार का अरे झूठ भैया बोलते ऐसा हैं। मत बोलो, कम से कम कुछ अरे तो शर्म ऐसा मत कीजिए बोलो, सर। मुस्लिम आप लीग और आप सुनिए, मिलकर के अरे दोनों सुनिए। खेल खेल रहे थे। जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने हाँ साल सुनिए, बाद शुरू करी है, अब सुनिए एक और फैक्ट बताता 1940 हूं। के अंदर पहला एक और अधिवेशन के फैक्ट बताता अंदर हूं, जिन्ना सुनिए। ने जब प्रस्ताव पास किया शांत, उससे पहले शांत, शांत, फैक्ट सर। 2 सितंबर 46 को जब देखिए, नेहरू मैं इस इंटरिम बहस के सरकार अंदर के चूंकि मुझे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जाना है, मैंने उन्होंने पहले मुस्लिम आपसे लीग कहा को था। इनवाइट किया कि हमारी सरकार में नहीं, आके नहीं। ज्वाइन करिए। नहीं आप नेहरू ने आपके इंटरिम झूठ सरकार को- में मुस्लिम लीग को आपके इनवाइट झूठ किया। को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पार्लियामेंट जाना है। खत्म। इसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं पार्लियामेंट होते। पहुंचना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।